घर का मालिक बनना इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यंग एडल्ट्स के लिए। ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का सिंबल माना जाता है। यंगर जनरेशंस में फाइनेंशियल अवेयरनेस तो बढ़ी रही है, जिसकी वजह से वो लोग घर खरीदने के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस ढूंढ रहे हैं। देखिए, इंडिया में हाउसिंग डिमांड बदल रही है। 2030 तक जेन जी और मिलेनियल्स ये करीब 60% तक के नए होम बायर्स होंगे। देखिए, 2025 एंड तक अर्बन एरियाज में जो होम ओनरशिप के रेट्स हैं वो करीब 72% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 2020 में करीब 65% ही थी। इसके प्राइमरली 3 रीजंस हैं। एक तो आईटी और स्टार्टअप्स की ग्रोथ, दूसरी स्टेबिलिटी की डिजायर और तीसरा कोविड-19 पैंडेमिक। 2024 में हाउसिंग मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी और सेल्स करीब 12 इयर्स हाई पे पहुंच गए थे। इंडिया की रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो 2024 में करीब 42 बिलियन डॉलर्स के आसपास की थी और 2033 तक यानी 2033 तक करीब 24% की ग्रोथ रजिस्टर करने की एक्सपेक्टेशन है। पर हमें होम लोन की जरूरत क्यों है? आइए चैनल इंट्रो रोल करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ के इस चीज को समझते हैं। देखिए, साल 2025 के पहले के 3-4 महीनों में इंडिया की टॉप 7 सिटीज में जो होम के प्राइसेस हैं ऑन एन एवरेज वो करीब 1.23 करोड़ रुपए हैं, जो कि पिछले साल से 23% ज्यादा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 में इंडिया के एवरेज होम प्राइसेस करीब 6.5% के आसपास इंक्रीज होंगे। देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो पर स्क्वायर फीट होम का प्राइस है वो करीब 8,500 रुपए है और वहीं अगर आप इसको मुंबई से कंपेयर करें तो वहां करीब 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है ऑन एन एवरेज। वो खैर लोकेलिटी वाइज भी डिफर करता है। अब देखिए, इंडिया में घरों की इतनी हाई कॉस्ट को देखते हुए ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ सेविंग्स से घर खरीदना बहुत मुश्किल है, इसीलिए होम लोन बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग होम लोन के पीछे इतना भागते हैं कि उसकी डिमांड काफी ज्यादा है। देखिए, इंडिया का हाउसिंग फाइनेंस मार्केट अगले 5 सालों में डबल होकर करीब 81 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इंडिविजुअल हाउसिंग फाइनेंस मार्केट मार्च 31, 2025 तक लगभग 33 ट्रिलियन का था और इसका 15 to 16% जो CAGR होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, उस रेट से ग्रो होने के चांसेस हैं। अब अगर हम इंडिया में एवरेज होम लोन इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो करीब 8.5 से 9.5% के बीच में रेंज करती है ऑन एन एवरेज। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो वहां पे एक 2 BHK फ्लैट ऑन एन एवरेज 50 लाख रुपए से लेके 2.86 करोड़ तक रेंज करता है। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में ऑन एन एवरेज यही जो फ्लैट की रेंज है ये करीब 30 लाख रुपए से लेके 1,20,00,000 रुपए तक रेंज करती है। बैंगलोर में करीब 50 लाख रुपए से लेके 1.2 करोड़ तक और कोलकाता में भी दिल्ली की तरह करीब 30 लाख रुपए से लेके 1.2 करोड़ तक। ये मैं एक डिसेंट और एवरेज फ्लैट की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत ही लो स्टैंडर्ड या बहुत ही लग्जूरियस स्टैंडर्ड के फ्लैट कंसिडर नहीं किए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी प्राइसेस इस हिसाब से इन शहरों में रेंज करते हैं। ये तो प्रीमियम सिटीज की बात हो गई। अगर मैं टियर 2 सिटीज की बात करूं तो वहां पे भी जो एवरेज प्राइस है वो करीब 40 से 60 लाख रुपए का होता है और ये जो मैंने बताया ये तो फ्लैट का बेस प्राइस है। इसके ऊपर रजिस्ट्री के चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, वेलकम चार्जेस, पार्किंग चार्जेस और भी बहुत सारे एडिशनल हिडन कॉस्ट होते हैं, जिसकी वजह से 5 से 10 लाख रुपए इनकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम नोएडा की बात करें तो 50 लाख रुपए का फ्लैट इन सारे एडिशनल चार्जेस को लगा के करीब 55 से 60 लाख रुपए तक का पड़ सकता है। अब बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी बेच के इतने पैसे पड़े हो या फिर उनके पास सेविंग्स में इतने पैसे पड़े होंगे कि डायरेक्टली बिना लोन के वो लोग इतने महंगे 50 लाख 60 लाख रुपए के फ्लैट खरीद पाएंगे। अदरवाइज बाकी लोगों को तो होम लोन पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और तो कोई सोल्यूशन है नहीं। स्पेशली जो लोग जॉब में है और जिनकी एक फिक्स सैलरी आती है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है इस फ्लैट को अफोर्ड कर पाना बिना होम लोन के। तो यहाँ जरूरत पड़ती है होम लोन की। अब आगे देखते हैं कि आपको होम लोन में ये घर एक्चुअली पड़ता कितने का है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये 50 लाख रुपए का घर खरीदना चाहते हो और आपके पास सेविंग्स में इतने पैसे पड़े हुए हैं या फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपने बेच के पैसे रखे हुए हैं, तो आपको ये घर 55 लाख रुपए का ही करीब पड़ेगा। उसमें आपको और कोई एडिशनल चार्जेस नहीं पड़ेंगे, यानी फ्लैट का बेस प्राइस प्लस उसके ऊपर आपकी रजिस्ट्री चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह मिला के जो 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो करीब आपको 55 लाख रुपए में ही ये फ्लैट मिल जाएगा। पर अगर आप यहीं पे इसका होम लोन करवाते हो तब आपको पता है आपको ये फ्लैट कितने का पड़ेगा? 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख, यही सोचते होगे ना भाई कितना इंटरेस्ट लग जाएगा लोन पे, 5-10 लाख एक्स्ट्रा पड़ेगा, एक शॉक दूं। अब यही 55 लाख रुपए का घर अगर आप होम लोन के बेसिस पे लेना चाहते हो और उसका 10% यानी 5 लाख रुपए अगर आप डाउन पेमेंट करते हो और बैलेंस 50 लाख रुपए का आप लोन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मली लोग लेते हैं 20 सालों के लिए 9% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे, तो इस 50 लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट आप बैंक को टोटल 20 सालों में वापस करोगे करीब 1,08,00,000 रुपए। जी हाँ, डबल से भी ज्यादा। आप सोचो, अगर 50 लाख रुपए का फ्लैट आप अपने पास से फाइनेंस करके खरीद रहे हो तो आपको 50-55 लाख का ही पड़ेगा।
बट अगर आप होम लोन ले रहे हो तो वही 50 लाख रुपए का फ्लैट आपको पड़ेगा 1 करोड़ से भी ज्यादा पे। मतलब सर पकड़ के बैठने वाली बात है। सोचो वो जो एक्स्ट्रा 50 लाख से ऊपर पैसे आपने बैंक को इंटरेस्ट के फॉर्म में दे दिए, वो आपके कितने काम आ सकते थे। पर ऐसा क्यों होता है? आई मीन इतना महंगा। आओ समझते हैं। आप इस लोन एमोर्टाइजेशन के चार्ट को देखो। होता क्या है कि आप जो मंथली ईएमआई पे कर रहे हो लोन रीपेमेंट की तरफ 20 सालों में, उसमें से मैक्सिमम हिस्सा पहले बैंक इंटरेस्ट की तरफ डायरेक्ट करके इंटरेस्ट को सेटल करती है। यानी आपके पहले के अराउंड 15 साल आप मेजरली इंटरेस्ट यानी ब्याज ही ज्यादा भर रहे हो और प्रिंसिपल थोड़ा। आखिरी के 4-5 सालों में आपका इंटरेस्ट मेजरली कंप्लीट हो चुका होता है और थोड़ा बहुत ही बचा होता है। तब आपकी ईएमआई इंटरेस्ट की तरफ कम और प्रिंसिपल यानी मूल राशि की तरफ ज्यादा बैंक एलोकेट करती है। क्योंकि आपका टेन्योर 20 साल का है और पहले बैंक मैक्सिमम अपना इंटरेस्ट आपसे रिकवर करना चाहती है और जिसकी वजह से मेजरली आपकी ईएमआई वो इंटरेस्ट की तरफ डायरेक्ट करती है, तो आपका प्रिंसिपल अनसेटल्ड पड़ा होता है, यानी बहुत धीरे धीरे कम होता है और उस बचे हुए प्रिंसिपल पे आपका इंटरेस्ट लगता रहता है। इस वजह से आपका ओवरऑल इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि आपको फ्लैट डबल से भी ज्यादा का पड़ता है। और जितना महंगा घर उतनी बड़ी लोन अमाउंट, साथ में उतनी लंबी पीरियड और आपको ओवरऑल उतना ही महंगा घर पड़ेगा। वैसे जो इतने लंबे लंबे लोन्स होते हैं, अगर आप उनको जल्दी रीपे करने की टेक्निक जानना चाहते हो तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है स्टेप बाय स्टेप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आई एम श्योर वो आपकी हेल्प करेगी। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब बैंक को इतने पैसे इंटरेस्ट में देने की जगह अगर वो पैसे आपके अपने काम आ जाए और आपको बिना होम लोन लिए ही घर मिल जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आइए इस सॉल्यूशन को नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं। सो लेट अस से आपने 24 साल की एज में जॉब करना या पैसे कमाना स्टार्ट किया और हाइपोथेटिकली मान लेते हैं आपकी सैलरी अराउंड 40,000 पर मंथ है। अब देखो, न्यू जॉब स्टार्ट करते ही बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं, नई नई जॉब होती है, नए नए पैसे कमाने स्टार्ट किए होते हैं, तो आपकी भी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। अच्छा खाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, शॉपिंग करनी है, नए फोन्स या नए गैजेट्स लेने हैं, राइट? किसी को ट्रिप्स पे जाना होता है घूमने। तो फर्स्ट ईयर में आइडियली आपको अपनी ख्वाहिशों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने जो आप बहुत टाइम से इन चीजों के लिए अगर आपने प्लान कर रखा है तो आपको अपने ये सारे नीड्स फुलफिल करने चाहिए। हाँ, थोड़े पैसे आप बचा के रखो अपने पास सेविंग्स में, बट लार्जली आपको अपनी इन सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए फर्स्ट ईयर में। जॉब के सेकेंड ईयर में, यानी जब आप 25 साल के हो, उस टाइम आपको प्राइमरली क्या करना है? एक आपको सबसे पहले तो अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना है। डिपेंड करेगा आपकी सैलरी पे, उसके हिसाब से एक आप 2-3 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का, जो भी आपके बजट में फिट बैठे, वो आप एक इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। आपको 5-6-7 हजार रुपए का एनुअल प्रीमियम आएगा उसका। उसके बाद आपने 3 to 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाना है, यानी आपके जो महीने के फिक्स्ड खर्चे हैं उसका एटलीस्ट 3 to 6 टाइम्स आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। सो दैट अगर आपकी कभी एकदम से जॉब चली जाती है या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है तो आपके पास 3 to 6 मंथ्स के लिए सर्वाइवल के पैसे रहें, जब तक ऑल्टरनेट इनकम की अरेंजमेंट ना हो जाए। उसके साथ थोड़े बहुत पैसे आपके सेविंग्स में होने चाहिए। ये आप नॉर्मली 6 से 12 महीने के अंदर प्लान करके बना सकते हो ये सारी चीजें। अगर जानना चाहते हो कि ये कैसे बनाना है, इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी जरूर चेकआउट करो। तो 25 सालों में ये जो चीजें मैंने आपको 2-3 चीजें बताई, ये लेट से आपने बना ली। उसके बाद वही आपकी जो एज है 25-26 साल, तब से आप हर महीने डिसिप्लिन के साथ करीब 12 से 13 हजार रुपए एक इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करोगे, जहां पे आपको ऑन एन एवरेज एक 15% के आसपास का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, एक अच्छे और सेफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। ये प्रोसेस आपको डिसिप्लिन के साथ हर महीने करना है अगले 12 सालों तक। देखिए, पर्सनली मेरा अपना मानना है कि आपकी अपना पर्सनल घर खरीदने की जो राइट एज है वो 37-38 ईयर्स या उसके बाद होनी चाहिए। उससे पहले आप रेंटेड अकोमोडेशन वगैरह में रह सकते हो। 37-38 या उसके बाद वाली एज एक परफेक्टली सूटेड एज होती है। उस टाइम आपको घर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट भी होती है। मोस्टली लोगों की शादी हो चुकी होती है, लोग काफी हद तक सेटल्ड होते हैं अपनी जॉब के अंदर, काफी हद तक जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो स्ट्रीमलाइंड होती हैं। तो 37-38-40 के आसपास जो आपकी एज होती है, उस टाइम घर लेना एक आइडियल एज है मेरे हिसाब से। तो ये जो 12 सालों तक आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो बाय द टाइम यू टर्न 37-38, यानी जब तक आप 37-38 साल के होगे, तब तक आपकी ये एसआईपी वाली इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट एंड ग्रो होके हो चुकी होंगी करीब 49-50 लाख रुपीस, यानी करीब 50 लाख रुपए। तो इस पैसे को यूज करके आप एक 50 लाख रुपए का घर इजिली अफोर्ड कर सकते हो। अब इस केस में आपको नॉर्मली लोन लेने की जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि 50 लाख रुपए का अगर आपका घर है तो आप 50 लाख आपके पास रेडी है, वो आप पे करके ले सकते हो। या लेट से थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी फ्लैट की प्राइस है, लेट से 4-5 लाख ऊपर नीचे भी है, तो एक थोड़े अमाउंट के लिए आपको सिर्फ लोन लेना पड़ेगा, जो कि अगर आप चाहो तो स्ट्रेटेजिकली 2 से 3 सालों के अंदर इजिली पे ऑफ कर सकते हो। अब हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है
तो अगले 10 सालों में 12 सालों में प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। आज की डेट में बहुत सारे लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेना प्रेफर करते हैं, जो कि थोड़े सस्ते रेट में मिल जाता है। लेट से 50 लाख का फ्लैट हो सकता है 35-40 लाख रुपए में ही मिल जाए। बट आने वाले टाइम में लेट से अगर हम 10 साल 12 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो उस केस में भाई इन्फ्लेशन का भी फैक्टर आएगा, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे भी। तो उसको काउंटर करने के लिए आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। भाई नॉर्मली होगा क्या कि हर साल आपकी कहीं ना कहीं सैलरी या इनकम भी बढ़ेगी, राइट? तो हर 2 सालों में या 3 सालों में आप अपनी जो एसआईपी है उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहो। तो इस तरह से अगर आप बढ़ाते रहोगे तो हो सकता है मैच्योरिटी पे आपको 70-80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए तक भी मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन आप अपनी एसआईपी को किस हिसाब से स्टेप अप कर रहे हो। तो अल्टीमेटली ये जो इन्फ्लेशन वाला एक फैक्टर है वो वहां पे उसके अंदर कंटेन हो जाएगा। तो उस केस में आप घर को इजीली अफोर्ड कर पाओगे और बैंक के ऊपर आपकी जो होम लोन के लिए डिपेंडेंसी होगी वो ना के बराबर होगी, या अगर होगी भी तो बहुत कम वैल्यू के लिए होगी। हाँ, इसमें एक और तरीका हो सकता है जो कुछ और लोग रेकमेंड करते हैं कि भाई आपने फ्लैट ले लिया और आप उसकी जो ईएमआई पे कर रहे हो उसके साथ साथ आपने एक पैरेलली एसआईपी भी ओपन कर दी, और आपने लेट से जो 20-25 सालों में जिस टेन्योर का आपका लोन है उस पीरियड तक अगर आपने एसआईपी कंटिन्यू रखी और उसको स्टेप अप आप करते रहे, तो बेसिकली उस केस में आपको जो ओवरऑल रिटर्न मिलेगा वो जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे वो उसके इक्विवेलेंट होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। तो जितना आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया वो आपको एसआईपी की इन्वेस्टमेंट के थ्रू वापस मिल गया। तो इफेक्टिवली आपको फ्लैट विदाउट इंटरेस्ट का पड़ा। बट इस ऑप्शन के साथ चैलेंज ये है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि ईएमआई और एसआईपी पैरेलली अफोर्ड कर पाए। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, बट आज के महंगाई के जमाने में और गिवन लिमिटेड सैलरी दोनों चीजें एक साथ मैनेज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। जो लोग कर पाए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाएंगे वो फर्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। और हाँ, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, सो दैट आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो मिनिमाइज हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियोस की लिंक दे रखी है, उनको जरूर चेकआउट करें। और अगर आपके पास इससे बेटर कोई ऑल्टरनेटिव है तो कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।